तो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th के सब्जेक्ट साइंस के चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन क्लास 10th का सब्जेक्ट साइंस का चैप्टर नंबर 1 है। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ने से पहले थोड़ा सा आप वापस रिमाइंड कर लो कि आपने दो प्रकार के चेंज पढ़े थे। एक तो पढ़ा था फिजिकल चेंज और दूसरा कौन सा था, केमिकल चेंज। उनके बीच में क्या डिफरेंस था? तो इन फिजिकल चेंज नो न्यू सब्सटेंस और प्रोडक्ट इज फॉर्म। फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता था, जबकि केमिकल चेंज है इसमें हमेशा एक नया सब्सटेंस है वो बनता है। इन केमिकल चेंज ऑलवेज न्यू सब्सटेंस और प्रोडक्ट आर फॉर्म। फिजिकल जो चेंज होता है, फिजिकल चेंज ब्रिंग्स अ चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ओनली लाइक शेप साइज। फिजिकल चेंज में क्या होता है कि केवल फिजिकल जो प्रॉपर्टी होती है वो चेंज होती है, जैसे शेप है, साइज है, जैसे एग्जांपल हो जाएगा मेल्टिंग ऑफ वैक्स और कैंडल। लेकिन केमिकल चेंज में फिजिकल प्रॉपर्टी के साथ साथ केमिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाती है। केमिकल चेंज कॉज अ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर और सब्सटेंस ओनली, जैसे एग्जांपल हो जाएगा बर्निंग ऑफ वैक्स। नेक्स्ट फिजिकल चेंज, इट इज रिवर्सिबल चेंज दैट कैन बी रिवर्स इजीली, फॉर एग्जांपल आइस इनटू वेपर। जो फिजिकल चेंज होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं। रिवर्सिबल का मतलब है कि उनको आप वापस चेंज कर सकते हैं। चेंज का मतलब है कि आपके मान लीजिए आइस था और आइस है वो मेल्ट होकर, ठीक है, आइस है वो मेल्ट होकर किसमें कन्वर्ट हो गया, वाटर में। तो वाटर को आप वापस क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं आइस के अंदर, यानी कि इसको रिवर्स किया जा सकता है। लेकिन केमिकल चेंज है वो इरिवर्सिबल होता है। इट इज एन इरिवर्सिबल चेंज दैट कैन नॉट बी रिवर्स, फॉर एग्जांपल कुकिंग, बेकिंग एंड बर्निंग। कुकिंग है, बेकिंग है या बर्निंग है। या एग्जांपल लिख सकते हैं हम कि जब मिल्क है वो मिल्क कन्वर्ट हो जाता है, आपके कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, तो आप कर्ड से वापस है वो मिल्क नहीं बना सकते। बाई चांस आपके पास आइस थी और आइस को आपने फ्रीज से बाहर निकाला और वो वाटर में कन्वर्ट हो गई। अब कोई कहे नहीं साहब मुझे तो इसी वाटर से वापस आइस बना के, तो आप वापस उसको फ्रीज में रख दोगे, बन जाएगी। लेकिन आपके पास मिल्क था और मिल्क से वो कर्ड में कन्वर्ट हो गया। अब आपसे कोई कहे नहीं साहब मुझे तो इसी कर्ड से वापस मिल्क के बना के दो, तो ये पॉसिबल नहीं है। यानी कि केमिकल चेंज है वो कैसा होता है, इरिवर्सिबल होता है। फिजिकल चेंज में देखो चेंजेस हैव नो इफेक्ट ऑन द केमिकल बॉन्ड्स ऑफ एटम और मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस। फिजिकल चेंज में जो केमिकल बॉन्ड होते हैं एटम्स के बीच में, जो केमिकल एटम या मॉलिक्यूल के बीच में जो केमिकल बॉन्ड होते हैं उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जबकि केमिकल चेंज में सब केमिकल बॉन्ड है इसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। इन कॉन्ट्रास्ट changes have a direct effect on chemical bonds of molecule of a substance। substance है उसके molecule में chemical change में direct effect पड़ता है chemical bond पर। फिजिकल चेंज में फिजिकल चेंज कैन नॉट प्रोड्यूस एनर्जी ड्यूरिंग द प्रोसेस। फिजिकल चेंज में कोई एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती है, जबकि केमिकल चेंज प्रोड्यूस एनर्जी ड्यूरिंग द प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ हीट, साउंड एंड लाइट। केमिकल चेंज होता है उसमें क्या होता है कि एनर्जी प्रोड्यूस होती है, किस फॉर्म में हो सकती है, हीट के रूप में, साउंड या लाइट के रूप में। और फिजिकल चेंज होता है वो कैसा होता है, टेम्परेरी चेंज होता है। टेम्परेरी चेंज का मतलब इसको वापस हम क्या कर सकते हैं, रिवर्स। जबकि केमिकल चेंज है वो कैसा चेंज होता है, इट इज अ परमानेंट चेंज। फिर फिजिकल चेंज में द सब्सटेंशियल आइडेंटिटी रिटेन इन दिस प्रोसेस। जो सब्सटेंस है उसकी आइडेंटिटी सेम रहती है, कन्वर्ट नहीं होती। लेकिन केमिकल चेंज है इसमें सब्सटेंशियल प्रॉपर्टी है वो सेम नहीं रहती, वो चेंज हो जाती है। सब्सटेंशियल प्रॉपर्टी कैन नॉट बी रिटेन इन दिस प्रोसेस। फिजिकल चेंज में इन फिजिकल चेंज द कंपोजिशन ऑफ मैटर डज नॉट चेंज। मैटर का जो कंपोजिशन है वो चेंज नहीं होता, जबकि केमिकल चेंज है उसमें मैटर का जो कंपोजिशन है वो कंप्लीटली क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब जितने भी केमिकल चेंज अपने अड़ोस पड़ोस में होते हैं उन सभी केमिकल चेंज को हम क्या कह सकते हैं, केमिकल रिएक्शन कह सकते हैं। यानी कि जितने भी केमिकल चेंज हो रहे हैं
उनको हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। कुछ अपने अड़ोस पड़ोस में जो केमिकल रिएक्शन होती है या केमिकल चेंज होते हैं उनको देख लेते हैं अपने अड़ोस पड़ोस में। जैसे आयरन रस्टिंग है, आयरन रस्टिंग एक केमिकल चेंज है। बर्निंग वुड, मेटाबॉलिज्म, कुकिंग एंड बेकिंग अ केक, केमिकल बैटरी, फायरवर्क्स, विनेगर एंड बेकिंग सोडा मिक्सर, रोटिंग बनाना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये डेली लाइफ की केमिकल रिएक्शंस है या डेली लाइफ में होने वाले केमिकल चेंज है। अब बात कर लेते हैं डेफिनेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि केमिकल रिएक्शन कहते किसे हैं। तो अ केमिकल रिएक्शन इज अ चेंज इन विच वन और मोर सब्सटेंस और रिएक्टेंट टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस विथ एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। एक या एक से अधिक रिएक्टेंट या सब्सटेंस है, वो क्या करते हैं, वो एक नए सब्सटेंस का निर्माण करते हैं जिसकी प्रॉपर्टी पुराने सब्सटेंस से बिल्कुल ही क्या होती है, अलग होती है। उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। यानी कि केमिकल रिएक्शन है क्या, एक चेंज है। चेंज किसका है, एक या एक से अधिक सब्सटेंस या रिएक्टेंट जो कि नए सब्सटेंस का निर्माण करते हैं। फिर द रिएक्टिंग स्पीसीज, जो जहां से शुरू हो रहा है, द रिएक्टिंग स्पीसीज जो मॉलिक्यूल हो सकता है या फिर आयन हो सकता है या एटम हो सकता है। एक्चुअली ये एटम हो सकता है, ठीक है, एटम या फिर मॉलिक्यूल या फिर आयन आर नोन एज रिएक्टेंट्स। यानी कि जहां से कोई केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होती है उसे क्या कहा जाता है, रिएक्टेंट कहा जाता है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया था कि मिल्क है, वो मिल्क कन्वर्ट हो रहा है कर्ड में। मिल्क किस में कन्वर्ट हो रहा है, कर्ड में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहां पर मिल्क है वो क्या कहलाएगा, रिएक्टेंट कहलाएगा। यानी कि मिल्क से अपनी केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हुई है, इसलिए मिल्क क्या कहलाएगा, रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट क्या है, द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में जिनमें केमिकल चेंज होता है उसे हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। एंड द न्यू स्पीसीज फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। और जो नई स्पीसीज बनती है इस रिएक्शन के रिजल्ट में, जो नई स्पीसीज बनती है उसको क्या कहा जाता है, प्रोडक्ट। जैसे यहां पर मिल्क है वो रिएक्टेंट है और कर्ड क्या है, तो कर्ड यहां पर प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट जो कि केमिकल रिएक्शन के दौरान बनता है या नया जो रिजल्ट के रूप में जो नया सब्सटेंस बनता है या नई स्पीसीज बनती है उसको क्या कहा जाता है, प्रोडक्ट कहा जाता है। तो द न्यू सब्सटेंस फॉर्म ड्यूरिंग रिएक्शन, रिएक्शन के दौरान जो नया सब्सटेंस बनता है उसको क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है प्रोडक्ट। यानी कि केमिकल रिएक्शन है उसके दो कंपोनेंट हो गए, एक तो हो गया रिएक्टेंट और दूसरा कंपोनेंट क्या कहलाता है, प्रोडक्ट। जैसे यहाँ मिल्क है वो रिएक्टेंट है और कर्ड यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्ड हो जाएगा प्रोडक्ट। जैसे एक एग्जांपल देख लो, एग्जांपल में ये एग्जांपल है जिसमें सोडियम है वो वाटर के साथ रिएक्शन करता है। यानी कि सोडियम है उसको जब आप वाटर के साथ मिक्स कर देते हैं तो बन जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और साथ में क्या बन जाता है, हाइड्रोजन। तो ये जो सोडियम और वाटर है इन दोनों को हम क्या कहेंगे, रिएक्टेंट कहेंगे, जो जिनसे केमिकल रिएक्शन है वो स्टार्ट होती है। और जो बना है केमिकल रिएक्शन के बाद जो बना है उन बनने वाले जो सब्सटेंस है उनको प्रोडक्ट कहेंगे। जैसे यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस है, इनका निर्माण हुआ तो इन दोनों को हम क्या कहेंगे, इन दोनों को हम प्रोडक्ट कहेंगे। रिएक्टेंट होते हैं उनको हमेशा जब भी लिखा जाता है रिएक्टेंट को, एक केमिकल रिएक्शन के दौरान जब रिएक्टेंट को लिखा जाता है तब उनको कौन सी साइड में लिखा जाता है, लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है। और जो प्रोडक्ट होते हैं उन प्रोडक्ट को हमेशा कौन सी साइड में लिखा जाता है, राइट हैंड साइड में। जो रिएक्टेंट होते हैं उनको लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है और प्रोडक्ट होते हैं उनको राइट हैंड साइड में लिखा जाता है और उनके बीच में एक एरो का निशान लगाया जाता है। और एरो की जो डायरेक्शन होती है वो केमिकल रिएक्शन की डायरेक्शन को भी शो करती है। यानी कि एरो इस डायरेक्शन में इधर लगा हुआ है, इसका मतलब है कि यहाँ जो रिएक्टेंट लेफ्ट हैंड साइड में है वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, राइट हैंड साइड की तरफ प्रोडक्ट में कन्वर्ट
हो रहे हैं। एक और केमिकल रिएक्शन देख लो, जैसे ये है ग्लूकोज C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। ये ऑक्सीजन के साथ क्या कर दे, रिएक्शन कर दे, यानी कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन की रिएक्शन के फलस्वरूप क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है, ये तो क्या कहलाएंगे, प्रोडक्ट कहलाएंगे, और जो ग्लूकोज और ऑक्सीजन है वो क्या कहलाएंगे, रिएक्टेंट। यानी कि जहां से केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होती है वो तो है रिएक्टेंट, और जहां केमिकल रिएक्शन खत्म हो जाती है उसके बाद जो सब्सटेंस मिलते हैं उनको हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट कहेंगे। अब जो केमिकल रिएक्शन है उसमें जो सब्सटेंस है उनको हम किससे दर्शाते हैं, तो नॉर्मली उनको फॉर्मूले से दर्शाते हैं। और फॉर्मूले में ध्यान रखना कि ये जो किसी भी, जैसे ऑक्सीजन है इसका फॉर्मूला O2 है, तो O2 के आगे हमने 6 लगाया है, तो इस 6 को क्या कहा जाता है, कोएफिशिएंट कहा जाता है। और ये जो H है या फिर O है, O के पीछे ये 2 लगा हुआ है या C के पीछे 6 लगा हुआ है, इसको क्या कहा जाता है, सबस्क्रिप्ट कहा जाता है। कोई भी केमिकल है तो उसके आपको एफिशिएंट है उसको तो बदल सकते हैं, लेकिन अगर आप सबस्क्रिप्ट को बदलोगे तो आपके वो जो सब्सटेंस है वो चेंज ही हो जाएगा, कोई नया सब्सटेंस बन जाएगा। तो इसलिए नॉर्मली हम सबस्क्रिप्ट है उसमें चेंज नहीं करते हैं। हमें जब भी कोई चेंज करना होगा तो हम किस में चेंज करेंगे, कोएफिशिएंट में चेंज करेंगे। और ये जो O2 है या C6H12O6 है या H2 है, इसको क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है फॉर्मूला। अब कहीं पर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है कि नहीं हो रही है, हमें कैसे पता चलेगा कि कहीं पर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है कि नहीं हो रही है, क्या आइडेंटिफिकेशन होगा, तो अ केमिकल रिएक्शन कैन बी आइडेंटिफाइड बाय आइदर ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। जो नीचे कुछ ऑब्जर्वेशन लिखे हुए हैं इनको देखकर हम बताएंगे कि यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है। जैसे चेंज इन स्टेट, यानी कि जो मैटर है उनका स्टेट है वो चेंज हो जाए, सब्सटेंस है उनका स्टेट चेंज हो जाए, या चेंज इन कलर, या फिर उनका क्या चेंज हो जाए, कलर चेंज हो जाए, या इवोल्यूशन ऑफ गैस, कोई गैस है वो प्रोड्यूस हो जाए। जैसे अभी जो हमने अभी जो केमिकल रिएक्शन देखी थी उस केमिकल रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस है वो प्रोड्यूस हो रही थी। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर के अंदर चेंज हो, या फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, यानी कि किसी प्रेसिपिटेट है उसका फॉर्मेशन हो, तो वहां पर क्या हो रहा होगा, केमिकल रिएक्शन हो रही होगी। तो ये केमिकल रिएक्शन है, इसको हम निम्न ऑब्जर्वेशन है उसके द्वारा आइडेंटिफाइड कर सकते हैं। अब बात करते हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होती है, तो जो केमिकल रिएक्शन होती है उसको अगर आप सिंबॉलिक रूप से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तब उसे कहा जाता है केमिकल इक्वेशन। अ केमिकल इक्वेशन इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन है उसका जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है उसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। और इसमें किसका यूज किया जाता है, सिंबल्स, फॉर्मूला ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर यूज फॉर द सेम। तो क्या किया जाता है, इसको लिखने के लिए हम रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट होते हैं उनके फॉर्मूले हैं उनको लिखते हैं। जैसे मैग्नीशियम रिबन है उसको आप जलाते हैं, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन है, तो मैग्नीशियम रिबन को जलाने का मतलब है कि मैग्नीशियम रिबन है उसकी रिएक्शन आप किससे करवा रहे हैं, ऑक्सीजन से। और क्या बन रहा है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। MgO का मतलब क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो यहां पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये तो क्या है, रिएक्टेंट, और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। ये मैग्नीशियम है उसका Mg है, ये क्या है उसका सिंबल है या फिर फॉर्मूला है। O2 भी ऑक्सीजन का क्या है, फॉर्मूला, और मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, तो वो है MgO। तो MgO किसका फॉर्मूला हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। अब इस रिएक्शन में आप देखोगे कि यहां पर इस साइड में, कौन सी साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे आप, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड को तो हम रिएक्टेंट कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में होता है उसको रिएक्टेंट कहते हैं। और जो राइट हैंड साइड में होता है उस राइट हैंड साइड में
जो सब्सटेंस होते हैं उन सब्सटेंस को क्या कहा जाता है, प्रोडक्ट कहा जाता है। तो यहाँ रिएक्टेंट में देखोगे कि mg कितना है, mg 1 है और प्रोडक्ट में भी mg कितना है, 1 है। लेकिन रिएक्टेंट में ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल है, तो ऑक्सीजन के 2 है, जबकि प्रोडक्ट में कितना है, ऑक्सीजन 1 ही है। इसका मतलब है कि ऑक्सीजन के नंबर है वो इक्वल नहीं है। तो जो इन द एबो इक्वेशन, जो ऊपर दी गई इक्वेशन है, नंबर ऑफ मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन एटम आर नॉट सेम ऑन बोथ साइड, दोनों साइड है वो सेम नहीं है। और ऐसी रिएक्शन जो कि जिसमें प्रोडक्ट और रिएक्टेंट है उसके जो एटम्स है वो सेम नहीं होते हैं, अनबैलेंस होते हैं, उस केमिकल रिएक्शन को क्या कहा जाता है, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। ऐसी इक्वेशन जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट्स और जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके एटम्स है वो सिमिलर नहीं होते हैं, दोनों साइड एटम है वो सेम नहीं होते हैं, तो ऐसी केमिकल इक्वेशन है वो अनबैलेंस होती है। और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को क्या कहा जाता है, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। ये अब बात कर लेते हैं कि जो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है उसको बैलेंस कैसे किया जाता है, यानी कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है उसको बैलेंस कैसे करना है। तो a balanced chemical equation is that in which the total number of atom of each element or each element are equal on both sides of the equation। equation है उसके दोनों साइड में जो केमिकल्स है उन केमिकल्स के या एलिमेंट है उनके जो एटम है वो एटम क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। सब्सटेंस है वो कैसे होने चाहिए, बराबर, यानी कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में बराबर होने चाहिए। द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि मास है उसको न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, यानी कि मास हमेशा कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो मान लीजिए आपके पास 1 kg मिल्क है, तो 1 kg मिल्क से 1 kg कर्ड ही बनेगा। ऐसा नहीं कि 1 kg मिल्क है और आपके पास आप उससे कर्ड बना रहे हैं तो आपके ½ kg ही कर्ड बने, नहीं 1 kg ही बनेगा, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मास हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो कोई रिएक्शन स्टार्ट होते समय जो मास है, रिएक्शन स्टार्ट होगी उस समय जो मास है खत्म होने के बाद भी मास वही रहेगा, और इसीलिए केमिकल इक्वेशन है उसको हम बैलेंस करते हैं। द मेथड यूज फॉर बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड हिट एंड ट्रायल मेथड। जो केमिकल इक्वेशन है उसको बैलेंस करने के लिए हम जिस मेथड का यूज करते हैं उस मेथड को क्या कहा जाता है, हिट एंड ट्रायल मेथड कहा जाता है। क्यों, क्योंकि हम क्या करते हैं, ट्रायल बनाते हैं। वी मेक, वेक नहीं है ये मेक है, वी मेक ट्रायल्स टू बैलेंस द इक्वेशन बाय यूजिंग द स्मॉलेस्ट होल नंबर कोएफिशिएंट। तो सबसे छोटा कोएफिशिएंट लगाते हुए हम क्या करते हैं, उस केमिकल इक्वेशन है उसको बैलेंस करते हैं। इन दिस मेथड, इस मेथड में द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन सेम। जो प्रत्येक एटम प्रत्येक जो एलिमेंट है उसके जो एटम है उनका नंबर क्या रहता है, सेम रहता है बिफोर एंड आफ्टर केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले और जब केमिकल रिएक्शन खत्म होगी उसके बाद जो एलिमेंट है उनके एटम के नंबर है वो क्या रहेंगे, सेम। Several steps are involved in balancing a chemical equation. These steps are as follow. Chemical equation बैलेंस करने के लिए हम कुछ स्टेप्स है उनको फॉलो करते हैं। वो स्टेप्स कौन कौन से हैं तो देख लीजिए। सबसे पहला स्टेप है कि मान लीजिए आपको कोई केमिकल इक्वेशन दी हुई है, जैसे ये केमिकल इक्वेशन है सोडियम प्लस के वाटर, जो पहले ही बात कर चुके हैं, ये केमिकल इक्वेशन है। सोडियम प्लस के वाटर क्या बन रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस के हाइड्रोजन। तो यहां पर सबसे पहले देख लो कि इस साइड में सोडियम 1 है और इधर भी सोडियम 1 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, लेकिन इधर हाइड्रोजन कितने हैं तो इधर हाइड्रोजन हो जाएंगे 3। 3 कहां है, एक तो ये यहां पड़ा और
एक 2 यहाँ पड़े, यानी कि हाइड्रोजन इस साइड में कितने हैं, टोटल 3, हाइड्रोजन 3 है, और ऑक्सीजन इधर 1 है, और ऑक्सीजन इधर भी कितना है, 1 है। ये ऑक्सीजन यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, और राइट हैंड साइड में भी ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो इनको बैलेंस करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, इनके फॉर्मूले हैं, इनको ब्रैकेट के अंदर बंद कर दोगे। ब्रैकेट के अंदर बंद करने का मतलब ये है कि अब हम इस ब्रैकेट के अंदर कोई चेंज नहीं करेंगे, अर्थात इसका जो केमिकल फॉर्मूला है उस केमिकल फॉर्मूले में हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे। तो इसका मतलब चेंज करना है तो वो हम किस में कर सकते हैं, केवल और केवल कोएफिशिएंट में कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप इनको क्या करोगे, ब्रैकेट के अंदर लिख दोगे। ब्रैकेट के अंदर लिखने के बाद आप एक बना दोगे टेबल। टेबल में आप एक साइड में लिख दोगे एलिमेंट कि कौन कौन से एलिमेंट है, और फिर उनका नंबर्स लिख दोगे। इन एलिमेंट है, इनका नंबर लिख दोगे। नंबर में रिएक्टेंट में ये एलिमेंट कितने हैं, और प्रोडक्ट में ये एलिमेंट कितने हैं। तो सबसे पहला एलिमेंट आ जाता है सोडियम। सोडियम है वो रिएक्टेंट में कितना है, तो रिएक्टेंट में है सोडियम 1, और प्रोडक्ट में भी सोडियम कितना है, 1। दूसरा एलिमेंट आ जाता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन रिएक्टेंट में कितना है, तो रिएक्टेंट में हाइड्रोजन है 2, रिएक्टेंट में हाइड्रोजन है 2, जबकि प्रोडक्ट में हाइड्रोजन है 3। प्रोडक्ट में हाइड्रोजन कितना है, तो प्रोडक्ट में हाइड्रोजन है 3। और थर्ड जो एलिमेंट आ जाता है वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन रिएक्टेंट में है 1, और प्रोडक्ट में भी कितना है, 1। अब आपको इनको बराबर करना है। तो सबसे पहले हम किसको करेंगे, जो अनबैलेंस है। यहां देखेंगे सोडियम तो अभी बैलेंस नजर आ रहा है, हाइड्रोजन भी बैलेंस, हाइड्रोजन अनबैलेंस है, जबकि ऑक्सीजन भी क्या नजर आ रहा है, बैलेंस। तो सबसे पहले हम किसको बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, कोएफिशिएंट लगेंगे। कोएफिशिएंट का मतलब है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो यहां पर हाइड्रोजन इस साइड में कितना है, तो इस साइड में हाइड्रोजन है 3। कौन से, प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट यानी कि कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड है, और राइट हैंड साइड में आपके कितने हैं, तो राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन है 3, जबकि लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन कितने हैं, 2। तो अपने को लेफ्ट हैंड साइड में भी हाइड्रोजन है, उनको 3 करना, और 3 करना तो पॉसिबल है नहीं। तो हम क्या करेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड है उधर हम कर देंगे 4। 4 करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां जो आपके रिएक्टेंट है उसमें हाइड्रोजन दिया हुआ है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2 से। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 2 से मल्टीप्लाई करते ही इस साइड में तो हो जाएंगे 4। ये 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई करते ही यहां इस साइड में कितना हो गया है, 4 हो गया। इस साइड में हो गया 4। अब अपने को राइट हैंड साइड में भी 4 करना होगा, और राइट हैंड साइड में 4 करने के लिए अगर मैं प्रोडक्ट में जो हाइड्रोजन दिया हुआ है इसके आगे 2 लगा दूं, हाइड्रोजन के आगे 2 लगा दूंगा, कि हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां तो 4 हो जाएगा, लेकिन एक ये सोडियम हाइड्रोक्साइड वाला है, इसको हम अगर साथ में काउंट करेंगे तो इसको साथ में काउंट करते ही 5 हो जाएंगे, जो कि वापस अनबैलेंस हो जाएगा। तो क्यों ना मैं मल्टीप्लाई कर दूं सोडियम हाइड्रोक्साइड को 2 से। तो मैंने ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 2 से मल्टीप्लाई करते ही ये कितना हो गया 4 हो गया। ये यहां से कटकर कितना हो गया, 4 हो गया। 4 कौन कौन सा हो गया भाई, 2 हो गए सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर, और 2 हाइड्रोजन के अंदर हो गए। तो 2 + 2 यानी कि ये कितने हो गए हैं, ये हो गए हैं 4। इसका मतलब है कि अब हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसके अंदर अनबैलेंस हो गया है। अपने अनबैलेंस क्या हो गया है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में सोडियम है वो प्रोडक्ट में 1 से घटकर कितना हो गया है, प्रोडक्ट में 1 से बढ़कर हो गया है 2। और जब आपने यहां पर वाटर के आगे जैसे ही आपने वाटर के आगे 2 लगाया, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो वहां रिएक्टेंट में ऑक्सीजन था, वो ऑक्सीजन भी बढ़कर कितना हो गया था, 2। अब वापस हम प्रोडक्ट में देखेंगे, प्रोडक्ट में सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर ऑक्सीजन 1 था, और वो कितना हो गया है,
2 हो गया, यानी कि ऑक्सीजन अभी भी बैलेंस चल रहा है। लेकिन अनबैलेंस कौन सा है? अनबैलेंस है सोडियम। सोडियम अनबैलेंस है, तो सोडियम जो रिएक्टेंट है उसको हमें 2 करना है, यानी कि है कितना भी रिएक्टेंट में सोडियम 1, इसको 2 करना है, तो इसको भी हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 2 से मल्टीप्लाई करते ही ये सोडियम है वो भी क्या हो जाएगा? इक्वल। तो हाइड्रोजन है वो भी इक्वल हो गया है, सोडियम भी इक्वल हो गया, और ऑक्सीजन इक्वल हो गया। तो इस तरह हमने किसको बैलेंस कर दिया है? इस केमिकल इक्वेशन को हमने बैलेंस कर दिया है। ये जो प्रोसेस हमने किया है, इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? हिट एंड ट्रायल प्रोसेस कहा जाता है। अब ये प्रोसेस है, आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको पूछ लिया जाए कि केमिकल इक्वेशन है उसको बैलेंस करने का हिट एंड ट्रायल जो मेथड है उसको पूरा लिखिए, तो पूरा लिखेंगे तो वो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले फर्स्ट स्टेप लिख दिया कि राइटिंग अनबैलेंस इक्वेशन एंड एनक्लोजिंग द फॉर्मूला इन ब्रैकेट। सबसे पहले अनबैलेंस इक्वेशन लिखेंगे और फिर क्या करेंगे? इनके फॉर्मूले हैं इनको हम ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे। जब फॉर्मूले है वो ब्रैकेट के अंदर बंद हो गए हैं, तब हम क्या करेंगे? तो हम करेंगे मेकिंग लिस्ट ऑफ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट एज प्रेजेंट इन अनबैलेंस इक्वेशन। अनबैलेंस इक्वेशन के अंदर जो प्रेजेंट है उन सभी प्रेजेंट एटम्स हैं उनको हम लिखेंगे। तो देखो सोडियम है, वो सोडियम रिएक्टेंट में कितना है? तो रिएक्टेंट में 1, और एटम में प्रोडक्ट में कितने हैं सोडियम के एटम? तो 1 है। हाइड्रोजन के कितने हैं? तो हाइड्रोजन के इन्होंने उल्टा लिख दिया है, हाइड्रोजन है उसके रिएक्टेंट में है 2, हाइड्रोजन के रिएक्टेंट में है 2, और प्रोडक्ट में हाइड्रोजन के कितने हैं? 3। और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के कितने हैं? तो ऑक्सीजन के है 1 और 1, यानी कि ऑक्सीजन है वो क्या है? बैलेंस है, और सोडियम क्या है? बैलेंस। लेकिन अनबैलेंस कौन सा है? हाइड्रोजन। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन को करेंगे बैलेंस। तो स्टेप 3 में देखिए, बैलेंसिंग फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम द टेबल शोन अबव। जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको हम क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे, और वो बैलेंस किसको करेंगे? तो हाइड्रोजन को। देखेंगे इट इज क्लियर दैट इट इज ओनली द हाइड्रोजन एटम विच आर अनबैलेंस। हम देखेंगे कि यहाँ पर केवल और केवल हाइड्रोजन एटम है वो अनबैलेंस है। सो फर्स्टली वी ट्राई टू बैलेंस इट। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। तो देखेंगे इनिशियली हाइड्रोजन कितना है? रिएक्टेंट में हाइड्रोजन है 2 H2O के अंदर, और प्रोडक्ट में कितने हो गए? तो प्रोडक्ट में हो गए 3 किसके अंदर है? तो 3 है सोडियम, एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर है, और 2 किसके अंदर हो गए? हाइड्रोजन के अंदर। तो बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया? रिएक्टेंट है उसको हमने 2 से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई किया तो यहाँ प्रोडक्ट में थोड़ा गड़बड़ हुआ था, तो इसलिए प्रोडक्ट में हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड को किससे कर दिया था? 2 से मल्टीप्लाई। और 2 से मल्टीप्लाई करते इस साइड में कितने हो गए? 4, और इस साइड में भी कितने हो गए? 4 कहां हो गए? ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई करते ही 2 तो हो गए सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर, और 2 किसके अंदर हो गए? H2 के अंदर। तो टोटल कितने हो गए? 4। अब जो नई केमिकल इक्वेशन बन गई वो इस तरह बन गई कि सोडियम प्लस के 2H2O, यानी कि 2 से H2O को हमने किससे मल्टीप्लाई किया है? 2 से। ये यहां से यहां देख लो, हमने H2O को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। और इधर सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसको भी हमने किससे मल्टीप्लाई किया? 2 से, और क्या बन गया है? H2। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। कोएफिशिएंट है वो ही लिखा है। फिर स्टेप 4 क्या करेंगे? बैलेंसिंग सेकंड एलिमेंट। वी एग्जामिन दैट द ऑब्टेन इक्वेशन एंड सेलेक्ट अनदर एलिमेंट विच इज स्टिल अनबैलेंस। हम इस इक्वेशन को देखेंगे, और इस इक्वेशन को देखने के बाद सेकंड एलिमेंट को चुनेंगे जो कि अनबैलेंस है। और इस इक्वेशन में इन द एबो इक्वेशन सोडियम इज स्टिल अनबैलेंस। सोडियम है वो अनबैलेंस। सोडियम अनबैलेंस क्यों हो गया था? क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर, ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड था इसके आगे हमने क्या लगा दिया था? 2। तो देखेंगे इनिशियली है वो सोडियम रिएक्टेंट में कितना था? रिएक्टेंट में सोडियम था 1, और प्रोडक्ट में सोडियम कितना हो गया? 2 हो गया था तो 1, लेकिन हमने जब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ कितना हो गया? 2। अब बैलेंस करने के लिए हमने इस सोडियम को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2 से मल्टीप्लाई करते इधर तो कितना हो गया? इधर हो गया 2, और उधर पहले से ही कितना था? 2 था। तो इस तरह ये क्या हो गया है? बैलेंस। थस
आफ्टर बैलेंसिंग सोडियम एंड रिमूविंग द ब्रैकेट वी गेट द इक्वेशन। सोडियम को जब हमने बैलेंस किया तो देखा 2Na और 2H2O क्या बन गया 2NaH प्लस के H2। ये इस तरह की इक्वेशन अपने मिल गई है। जब इस तरह की इक्वेशन मिली है तो हम क्या करेंगे, जो फिफ्थ स्टेप है वो क्या करेंगे, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन है वो सही है कि नहीं है उसको हम चेक कर लेंगे। यानी कि अब इक्वेशन है वो बैलेंस हुई है कि नहीं हुई है उसको हम चेक कर देंगे। तो क्या चेक करने के लिए क्या करेंगे, टू चेक द करेक्शन ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन के अंदर करेक्शन चेक करने के लिए वी फर्दर टेबुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट सेपरेटली। हम वापस क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे और उस टेबल में एलिमेंट है उसको लिख देंगे कि राइट हैंड साइड में कितने हैं और लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं। तो टेबल बनाने पर हम देखते हैं कि सोडियम लेफ्ट हैंड साइड में 2 है और राइट हैंड साइड में भी 2 है। इसका मतलब सोडियम है वो बैलेंस है। हाइड्रोजन है वो लेफ्ट हैंड साइड में 4 है और राइट हैंड साइड में भी कितना है 4। इसका मतलब हाइड्रोजन भी क्या है, बैलेंस। ऑक्सीजन भी लेफ्ट हैंड साइड में 2 है और राइट हैंड साइड में भी कितना है 2। ये जो केमिकल इक्वेशन नीचे लिखी हुई है और इसको हम ऊपर टेबल में देखेंगे तो ये इस तरह की क्या है, बैलेंस में आ रही है। अब द above table clearly reveals that the obtained equation is balanced and is a balanced chemical equation। अब जो ऊपर वाली टेबल है इसको देखकर हमें पूर्णतः पता चल रहा है कि ये जो दी गई केमिकल इक्वेशन है अब ये पूरी तरह से क्या है, बैलेंस है। तो इस तरह हम किसी केमिकल इक्वेशन है उसको बैलेंस करते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, हिट एंड ट्रायल मेथड। आप है वो हिट एंड ट्रायल मेथड में अगर आपको पूछ लिया जाए तब आप ये पूरे के पूरे स्टेप लिखोगे, नहीं पूछा जाए तो आप है वो फर्स्ट स्टेप में ही जो टेबल बनाई है वहां पर ही एक साथ क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आ जाता है अपने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि केमिकल रिएक्शन है वो कितने टाइप्स की होती है। तो द केमिकल रिएक्शंस आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट क्लासेस डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ केमिकल चेंजेस टेकिंग प्लेस। जो केमिकल चेंजेस होते हैं उसके आधार पर हम केमिकल रिएक्शन है उसको अलग अलग टाइप में क्लासिफाई करते हैं। दीज रिएक्शंस आर एज फॉलोज। और ये जो केमिकल रिएक्शन के टाइप है वो निम्न। फर्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं हम। फर्स्ट रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का अर्थ होता है जुड़ना। कॉम्बिनेशन का अर्थ क्या होता है, जुड़ना होता है। जब 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट है, वो 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट मिलकर कितने प्रोडक्ट का निर्माण करे, एक प्रोडक्ट का निर्माण करे, तब उसे क्या कहा जाता है, तब उसे कहा जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे हम कह सकते हैं A प्लस के B ये मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं, A प्लस B मिलकर निर्माण कर देते हैं C का। जरूरी नहीं कि A प्लस B ही C का निर्माण करे। हम कह सकते हैं कि A प्लस के B प्लस के C ये मिलकर किसका निर्माण कर दे, तो ये मिलकर निर्माण कर दे D का, तब उसे क्या कहा जाता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब है 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट, ठीक है, रिएक्टेंट है वो 2 या 2 से कितने होने चाहिए, अधिक होने चाहिए, लेकिन प्रोडक्ट कितना बनना चाहिए, एक प्रोडक्ट ही बनना चाहिए। अर्थात लेफ्ट हैंड साइड में आपके रिएक्टेंट है वो ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि बॉय और गर्ल जब ये दोनों शादी कर लेते हैं, बॉय और गर्ल, तब ये एक नई किसका निर्माण कर देते हैं, फैमिली का निर्माण कर देते हैं, एक नई फैमिली का निर्माण कर देते हैं। तो ये दोनों है वो क्या कहलाएंगे, ये दोनों रिएक्टेंट कहलाएंगे और ये क्या हो जाएगा, ये एक प्रोडक्ट हो जाएगा। बॉय प्लस के गर्ल क्या बन गई है, फैमिली। यानी कि 2 अलग अलग स्पीसीज है या 2 अलग अलग रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। A reaction in which 2 or more reactant combine to form a single product is called
कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है तब उसे क्या कहा जाता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम ले लें कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहा जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम भी कहा जाता है। रिएक्ट विगोरसली विथ वाटर, वाटर के साथ जब कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन होती है तब क्या बन जाता है, तब बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको क्या कहा जाता है, स्लैक लाइम भी कहा जाता है। क्विक लाइम है जिसको कहा जाता है बिना बुझा हुआ चूना। जब बिना बुझा हुआ चूना या क्विक लाइम जिसका केमिकल नेम है वो है कैल्शियम ऑक्साइड और केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, CaO। इसकी रिएक्शन हम वाटर से करवा रहे हैं तो यहाँ पर रिएक्टेंट कितने हो गए, दो रिएक्टेंट हो गए। एक तो ये कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्टेंट है और दूसरा क्या हो जाएगा, ये वाटर भी एक रिएक्टेंट है। इन रिएक्शन करवाने पर बन क्या जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, स्लैग्ड लाइम कहा जाता है। स्लैग्ड लाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CaOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस, ये हो गया स्लैग्ड लाइम। और ये बन गया है प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट कितना हो गया है, तो प्रोडक्ट हो गया है एक, यानी कि दो रिएक्टेंट है वो मिलकर कितने प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं, एक प्रोडक्ट का। साथ में इसमें क्या प्रोड्यूस होती है, तो साथ में इसमें हीट प्रोड्यूस होती है। ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है, हीट बाहर की ओर निकलती है, उसको कहा जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो हाँ, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। तो कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर मिलकर क्या बना दिया है उन्होंने, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना दिया, जिसे स्लैक्ड लाइम या फिर उसे क्या कहा जाता है, चूने का पानी भी कहा जाता है। द रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक, ये रिएक्शन है वो हाईली एक्सोथर्मिक होती है। क्यों होती है कि एज अ लॉट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन, ये रिएक्शन होते टाइम बहुत सारी हीट है वो प्रोड्यूस होती है। तो दो रिएक्टेंट है वो मिलकर कितना प्रोडक्ट बना दिया है, एक प्रोडक्ट बना दिया है, तब इसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन या फिर इसे सिंथेसिस रिएक्शन भी कहा जाता है। ये रिएक्शन है वो सिंथेसिस रिएक्शन भी कहलाती है। सिंथेसिस का मतलब भी क्या होता है, तो सिंथेसिस का मतलब भी होता है जोड़ना, तो ये एक सिंथेसिस रिएक्शन भी कहलाती है। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे बुझा हुआ चूना या चूने का पानी भी कहते हैं, उसका यूज किया जाता है सफेदी करने के लिए। तो सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लैक लाइम इज यूज फॉर व्हाइट वॉशिंग वॉल्स। जो दीवारें होती है उन दीवारों पर सफेदी करने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि सफेदी करने के कुछ समय पश्चात यानी कि 2-3 दिन बाद वो सफेदी में चिकनाइट आ जाती है और उसमें चमक आ जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कैल्शियम जो हाइड्रोक्साइड है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड धीरे धीरे एनवायरमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उससे रिएक्शन कर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके क्या बना देता है, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। और ये कैल्शियम कार्बोनेट है वो कैसा होता है, चिकना होता है और चमकीला होता है। इसीलिए सफेदी करने के कुछ समय पश्चात वहां क्या आ जाती है, चमक आ जाती है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड reacts slowly with carbon dioxide and air to form a thin layer of calcium carbonate on the walls which gives a shiny appearance to the wall। तो वो क्या करते हैं, वॉल्स को एक शाइनी अपीयरेंस देते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर 2 और 3 days ऑफ व्हाइट वॉशिंग, यानी कि 2 या 3 दिन बाद, व्हाइट वॉशिंग करने के 2 या 3 दिन बाद क्या बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। तो ये उसके लिए रिएक्शन हो गई कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एयर के अंदर प्रेजेंट है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम चूने का पानी या बुझा हुआ चूना कहते हैं, सफेदी करने के बाद, व्हाइट वॉश करने के बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कर लेगा और क्या बना देगा, CaCO3 जिसे हम क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। और साथ में क्या बन जाएगा, वाटर है वो इवापोरेट हो जाएगा और बच क्या जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट।
कार्बोनेट। जो संगमरमर होता है, संगमरमर का फॉर्मूला भी क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। संगमरमर है उसका भी फॉर्मूला कैल्शियम कार्बोनेट होता है। एक चीज और ध्यान रखना कि जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शन लिखते हैं तो उसके बीच में कोष्टक में है यानी कि ब्रैकेट के अंदर उसकी फिजिकल स्टेट भी लिखते हैं। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है तो ये किस कंडीशन में, एक्वस कंडीशन में है। CO2 किस कंडीशन में, ये गैस में है, गैसीय में है, तो इसलिए हमने ब्रैकेट में गैस लिख दिया। कैल्शियम कार्बोनेट है वो किस फॉर्म में है, तो वो है सॉलिड फॉर्म में। और H2O किस फॉर्म में बनता है, तो वो लिक्विड फॉर्म में बनता है। तो ये जो इनकी फिजिकल स्टेट होती है उनको हम क्या करते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं, ताकि अपने को कंफर्म हो जाए कि ये किस स्टेट में प्रेजेंट है। तो ये हो गया कॉम्बिनेशन या सिंथेसिस रिएक्शन। कॉम्बिनेशन या सिंथेसिस रिएक्शन है उस रिएक्शन में दो या दो से अधिक जो रिएक्टेंट है वो जुड़कर एक प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। और ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल नहीं है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जो आपने एग्जांपल लिया था उसके बाद की बात है कि ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सफेदी करने के कुछ समय पश्चात दीवारों में चमक क्यों आ जाती है। वो ऐड सुना होगा, दीवारें बूल उठेगी तो दीवारें चमकने क्यों लग जाती है, क्योंकि वहां पर क्या बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। नेक्स्ट, बर्निंग ऑफ अ कोल। बर्निंग ऑफ अ कोल भी कैसी रिएक्शन है, तो वो भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है जिसमें ये दो रिएक्टेंट मिलकर कितने प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं, एक प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं। तो बर्निंग ऑफ कोल भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन या सिंथेसिस रिएक्शन है जिसमें कार्बन सॉलिड फॉर्म में है इसलिए इसके ब्रैकेट में S लिखा हुआ है। ऑक्सीजन गैसीय फॉर्म में इसलिए ब्रैकेट में गैस लिखा हुआ है। CO2 भी किस फॉर्म में बनती है, गैसीय फॉर्म में। फिर है अगला, रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म अ वाटर। ठीक है, रिएक्शन है वो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस के बीच में रिएक्शन है जिससे वाटर बनता है, वो भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। जैसे यहाँ पर ये 2H2 है तो 2H2 प्लस के O2 और ये बना मिलकर क्या बना रहा है, तो ये मिलकर बना रहा है 2H2O। तो ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई और इसमें ये दो रिएक्टेंट हो गए और ये एक क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। नेक्स्ट आ जाती है डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन की जस्ट क्या है, उल्टी है। अभी हमने कहा था कि बॉय और गर्ल है, बॉय और गर्ल जब दोनों शादी कर लेते हैं तब क्या बन जाती है, तब एक फैमिली बन जाती है। लेकिन कुछ कारणवश ये दोनों साथ में नहीं रह पाते, कुछ भी कारण हो सकते हैं जिसके कारण ये दोनों साथ में नहीं रह पाते, और साथ में नहीं रह पाते तो दोनों डाइवर्स ले लेते हैं। तो एक फैमिली थी और इस फैमिली में जब दोनों डाइवर्स ले लेंगे तो ये फैमिली है वो टूट जाएंगी और टूटकर बॉय और गर्ल है वो दोनों सेपरेट हो जाएंगे। तो यही जो टूटने का प्रोसेस होता है, ब्रेकिंग डाउन का प्रोसेस होता है, फैमिली टूट गई है तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डीकंपोजिशन कहते हैं। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन में क्या होगा, एक रिएक्टेंट है वो टूटकर दो या दो से अधिक प्रोडक्ट का निर्माण करेगा। जैसे मान लीजिए आपके A है तो A टूट कर किसका निर्माण कर देगा, वो कर देगा B प्लस के C का। जरूरी नहीं है कि दो ही प्रोडक्ट बने, A है वो ब्रेक डाउन होके B प्लस के C प्लस के D यानी कि दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में भी टूट सकता है। तो a reaction in which a single reactant breaks down to form two or more product is known as decomposition reaction। दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बने एक सिंगल रिएक्टेंट से तब उसे कहा जाता है डीकंपोजिशन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज अपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये जो रिएक्शन होती है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की जस्ट क्या होती है, अपोजिट होती है। डीकंपोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन या सिंथेसिस रिएक्शन की जस्ट अपोजिट होती है। और डीकंपोजिशन रिएक्शन है वो तीन टाइप की होती है। तीन टाइप का मतलब है कि ये जो फैमिली है, इन फैमिली को तोड़ने का जो काम कर रहा है वो वकील कर रहा है, यानी कि जो एडवोकेट कर रहा है। तो ये जो एडवोकेट के आधार पर यानी कि जो तोड़ने में सहायक करने के आधार पर हम जो इस रिएक्शन को तीन टाइप में डिवाइड करते हैं। जो फर्स्ट टाइप आ जाती है वो है थर्मल डीकंपोजिशन।
थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब है कि ऐसी कोई केमिकल रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट, सिंगल रिएक्टेंट को टूटने के लिए क्या चाहिए, हीट चाहिए, एनर्जी जो कि किस फॉर्म में मिले, उसे हीट की फॉर्म में मिले, तब उसे कहा जाता है थर्मल डिकम्पोजिशन। तो these reactions use the energy in the form of heat for decomposition of the reactant। तो reactant है, उसके decomposition के लिए अगर heat चाहिए तो उसे हम थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए देख लो, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट जिसको हम लाइम स्टोन भी कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है CaCO3। ऑन हीटिंग, जब उसको हम हीट देते हैं, गर्म करते हैं, डीकम्पोजेज टू कैल्शियम ऑक्साइड, ये किसमें डीकम्पोज हो जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम क्विक लाइम भी कहते हैं, एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और किसमें डीकम्पोज हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का यूज कहाँ होता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। कैल्शियम ऑक्साइड है, इसका यूज करते हैं हम सीमेंट बनाने के लिए। तो जो ये कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हमने क्या दिया है, हीट दिया। ये हीट का सिंबल है, इस तरह लिखते हैं हम। तो हीट देने पर कैल्शियम कार्बोनेट है वो टूट गया है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस के कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस के कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया है। इसे हम क्या कहेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन कहेंगे, जिसमें एक रिएक्टेंट है वो किसमें टूट गया है, दो प्रोडक्ट में टूट गया है। कैल्शियम ऑक्साइड है, उसका यूज कहाँ किया जाता है, तो सीमेंट बनाने के लिए यूज किया जाता है, उसे क्विक लाइम भी कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट है, उसे हम क्या कहेंगे, लाइम स्टोन भी कहेंगे। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, फेरस सल्फेट है। फेरस सल्फेट FeSO4 है, इस जो कि ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स होते हैं, जब इनको हम हीट करते हैं, फेरस सल्फेट का फॉर्मूला होता है FeSO4 7H2O, यानी कि इसके अंदर वाटर भी प्रेजेंट होता है। ऑन हीटिंग लूज वाटर, जब गर्म करते हैं तो ये वाटर है लूज कर लेता है, ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एंड फॉर्म डिहाइड्रेट FeSO4। जब इसको गर्म करते हैं तो इसके अंदर जो वाटर है वो वाटर हट जाता है और अपने को क्या मिल जाता है, डिहाइड्रेटेड FeSO4 प्राप्त हो जाता है। जब हम इसको हीट देते हैं, डिहाइड्रेटेड FeSO4 है उसको गर्म करते हैं, हीट देते हैं, तो विच ऑन डिकम्पोजिशन गिव फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो उससे क्या बन जाता है, फेरिक ऑक्साइड बन जाता है, Fe2O3 आयरन ऑक्साइड भी कहा जाता है इसको। साथ में क्या बन जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। यानी कि एक रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट कितने बन गए हैं, तो प्रोडक्ट बन गए हैं 3। तो इस प्रकार की रिएक्शन है, उसको हम क्या कहेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। क्या बन रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। यहाँ ध्यान रखना, ये जो केमिकल इक्वेशन है ये बैलेंस है। बैलेंस क्यों है, क्योंकि यहाँ पर इस साइड में रिएक्टेंट में 2 Fe है, तो प्रोडक्ट में भी Fe कितने हैं, 2, और रिएक्टेंट में सल्फर कितना है, तो सल्फर भी 2 है, तो प्रोडक्ट में एक सल्फर यहाँ रहा और दूसरा सल्फर ये रहा, तो प्रोडक्ट में भी सल्फर कितने हो गए, 2। रिएक्टेंट में ऑक्सीजन कितनी है, 4 × 2 यानी कि 8, तो यहाँ पर भी कितनी हो गई, तो यहाँ पर ये 3 हो गई, 3 + के 2 5 + के 3 कितनी हो गई, 8, यानी कि ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस है। थर्ड एग्जांपल देख लेते हैं, ऑन हीटिंग लेड नाइट्रेट। जब हम लेड नाइट्रेट है उसको गर्म करते हैं, इट डीकम्पोज टू गिव येलो लेड मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस। जब लेड नाइट्रेट है उसको गर्म किया जाता है तब भी ये डीकम्पोज हो जाता है। किसमें हो जाता है, एक तो लेड ऑक्साइड में। लेड नाइट्रेट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, PbNO3 होल ट्वाइज, ठीक है, PbNO3 होल ट्वाइज है। इसके 2 मॉलिक्यूल लिए हमने, तो ये आगे 2 लगा दिया है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। लेकिन लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या है, PbNO3 होल ट्वाइज, और इससे क्या बन गया है, तो इससे बन गया 2PbO यानी कि लेड ऑक्साइड प्लस के नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और प्लस के क्या बन गया है, ऑक्सीजन। यानी कि एक रिएक्टेंट है वो
कितने प्रोडक्ट में डिवाइड हो गया है, 3 प्रोडक्ट में, अर्थात ये किसका एग्जाम्पल है, डीकम्पोजिशन का, और किसके कारण हो रहा है, हीट के कारण, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, थर्मल डीकम्पोजिशन कहेंगे। अब नेक्स्ट आ जाता है वो है इलेक्ट्रोलाइसिस डीकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइसिस डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइसिस डीकम्पोजिशन किसे कहते हैं, ऐसा डीकम्पोजिशन जिसको होने के लिए हम क्या करते हैं, उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं, तब उसे क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोलाइट डीकम्पोजिशन कहा जाता है। इलेक्ट्रोलाइसिस डीकम्पोजिशन, वो जो पुराना था उसको हम थर्मोलाइसिस भी कह सकते हैं, और इसको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस। दीज रिएक्शन इन्वॉल्व द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर द डीकम्पोजिशन ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होते हैं उसके डीकम्पोजिशन के लिए हम किसका यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू वाटर, जब वाटर है, वाटर का जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, यानी कि वाटर के अंदर हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, इट डीकम्पोज टू गिव ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ये डीकम्पोज हो जाता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अंदर। जब हम वाटर है, इस वाटर में इलेक्ट्रिक करंट है वो पास करते हैं, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या हो जाता है, डीकम्पोज हो जाता है, और इसे हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं, वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। और ये अलग अलग टेस्ट ट्यूब में हम इकट्ठा कर लेते हैं, इसको हम अलग अलग टेस्ट ट्यूब में क्या कर देते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, तो हमें कौन सी गैसेज मिल जाती है, एक तो हाइड्रोजन गैस मिल जाती है, और एक कौन सी गैस मिल जाती है, ऑक्सीजन गैस मिल जाती है। एक एग्जांपल और ले लो, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू मोल्टन सोडियम क्लोराइड, जब जो पिघला हुआ सोडियम क्लोराइड है उसके अंदर आप इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे, इट डीकम्पोज टू गिव सोडियम मेटल एंड क्लोरीन गैस। तो ये किस में डीकम्पोज हो जाएगा, सोडियम मेटल और क्लोरीन गैस में, यानी कि सोडियम क्लोराइड है जिसको हम साधारण नमक भी कहते हैं, इसमें जब हम इलेक्ट्रिक करंट है उसको हम लिक्विड फॉर्म में, ये लिक्विड, वैसे जो सोडियम क्लोराइड सॉलिड में होता है लेकिन यहाँ ये लिक्विड में है, इसलिए हमने इसके ब्रैकेट में एल लिखा है। इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, सोडियम और क्लोरीन में डीकम्पोज हो जाता है। किसके हेल्प से, इलेक्ट्रिक करंट के हेल्प से, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है फोटोलाइसिस या फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन। फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन ऐसा डीकम्पोजिशन होता है जिसमें हम लाइट एनर्जी का यूज करते हैं, ठीक है, लाइट सनलाइट का यूज करते हैं या लाइट एनर्जी का यूज करते हैं डीकम्पोजिशन के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, फोटोलाइसिस या फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन। तो दीज रिएक्शन इन्वॉल्व द यूज ऑफ लाइट एनर्जी फॉर द पर्पज ऑफ डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन के लिए किसका यूज किया जाता है, लाइट एनर्जी का, तब उसे क्या कहा जाता है, फोटोलाइसिस। एग्जांपल के लिए व्हेन सिल्वर क्लोराइड है उसको क्या कहा जाता है, हॉर्न सिल्वर भी कहा जाता है। सिल्वर क्लोराइड है उसको क्या कहा जाता है, हॉर्न सिल्वर भी कहा जाता है। तो जब हॉर्न सिल्वर या सिल्वर क्लोराइड है उसको हम सनलाइट के अंदर रख देते हैं तो ये डीकम्पोज हो जाता है और क्या दे देता है, सिल्वर मेटल एंड क्लोराइड गैस या क्लोरीन गैस है वो दे देता है। एक तो सिल्वर मेटल बन जाता है, दूसरी कौन सी गैस बन जाती है, क्लोरीन गैस है वो बन जाती है जब हम सिल्वर क्लोराइड है उस सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रखते हैं। और सिल्वर या सिल्वर क्लोराइड है इसका यूज किया जाता है फोटोक्रोमेटिक ग्लास बनाने के लिए। फोटोक्रोमेटिक ग्लास है वो बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है, हॉर्न सिल्वर या सिल्वर क्लोराइड का। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। सिमिलरली सिल्वर ब्रोमाइड गिव सिल्वर एंड ब्रोमीन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जब सिल्वर ब्रोमाइड है, इस सिल्वर ब्रोमाइड को हम सनलाइट के अंदर रखते हैं तो ये डीकम्पोज हो जाता है सिल्वर और किसमें हो जाता है, ब्रोमीन में डीकम्पोज हो जाता है। ब्रोमीन गैस बन जाती है और क्या बन जाता है, सिल्वर बन जाता है। यानी कि सिल्वर क्लोराइड AgBr, ये सिल्वर ब्रोमाइड है AgBr, ये इसका फॉर्मूला है। इसको सनलाइट में रखने पर ये Ag यानी कि सिल्वर और ब्रोमीन Br2 यानी कि ब्रोमीन गैस है, इस ब्रोमीन गैस में ये डीकम्पोज हो जाता है।
सिल्वर ब्रोमाइड है, इसका यूज किया जाता है फोटोग्राफी में। द रिएक्शन ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर्स हैलाइड आर यूज इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ये जो सिल्वर ब्रोमाइड है इसका यूज किया जाता है फोटोग्राफी में। व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी है उसमें सिल्वर ब्रोमाइड है उसका यूज किया जाता है। तो जो थर्ड टाइप की रिएक्शन आ जाती है, तीसरी रिएक्शन आ जाती है, वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होगा एक को दूसरे जगह से हटा देना। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी जगह से धक्के देकर निकाल देता है बाहर। जैसे मान लीजिए आप किसी बस है, उस बस की सीट के ऊपर बैठे हैं और आपसे कोई ताकतवर आदमी आया और उसने क्या किया, आपको आपकी सीट से निकाल दिया बाहर और आपकी सीट पर वो बैठ गया। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। और इसमें कौन हटाएगा, तो जो ज्यादा ताकतवर होगा वो ही कमजोर को क्या कर देगा, हटा देगा। हिंदी की एक कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो वो वहां यहां पर क्या हो जाएगी, अप्लाई हो जाएगी कि व्हेन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से क्या कर दे, हटा दे, डिस्प्लेस कर दे, तब उसे क्या कहा जाता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे नरेंद्र मोदी है वो प्रधानमंत्री है, तो प्रधानमंत्री की चेयर पर, पीएम की चेयर पर अभी मोदी जी बैठे हैं। और अगर हमारे राहुल गांधी को पीएम बनना है तो पहले क्या करना पड़ेगा, मोदी को उनकी जगह से हटाना पड़ेगा, मोदी को डिस्प्लेस करना पड़ेगा, मोदी सर को क्या करना पड़ेगा, डिस्प्लेस करना पड़ेगा। और सेम टू सेम अगर अगर केमिकल रिएक्शन में हो तब उसे हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो 2 टाइप की होती है। अब कौन सा जो एलिमेंट है वो ज्यादा रिएक्टिव, अभी हमने कहा कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है उसको उसके कंपाउंड से क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। तो ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है और कौन सा कम रिएक्टिव है, तो इसके लिए एक सीरीज बनाई गई है जिसको कहा जाता है रिएक्टिविटी सीरीज। और वो रिएक्टिविटी सीरीज कुछ इस टाइप की है जिसमें सबसे ज्यादा जो मोस्ट रिएक्टिव है उसको ऊपर की साइड में लिखा गया है, और फिर जैसे जैसे हम नीचे की ओर आते जाते हैं तो नीचे सबसे कम रिएक्टिव है, लीस्ट रिएक्टिव है, वो सबसे नीचे की ओर होता है। तो ये जो रिएक्टिविटी है वो क्या हो रही है, ऊपर से नीचे जाने पर रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज हो रही है। पोटेशियम और सोडियम है ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, और इतने ज्यादा रिएक्टिव है कि ये एयर और वाटर से जल्दी रिएक्शन कर लेते हैं, इसलिए इनको किस में रखा जाता है, केरोसिन में रखा जाता है। हाइड्रोजन से ऊपर के जितने भी एलिमेंट है वो क्या करते हैं, वो हाइड्रोजन को उसके कंपाउंड से क्या कर देते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं। ये हमेशा ध्यान रखा, हाइड्रोजन से जितने भी ऊपर वाले हैं वो हाइड्रोजन को उसके कंपाउंड से क्या कर देंगे, डिस्प्लेस। और बाकी जो ज्यादा रिएक्टिव है वो कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा। यानी कि पोटेशियम है वो पोटेशियम से नीचे आने वाले सभी को डिस्प्लेस कर देगा। सोडियम है वो पोटेशियम को तो डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, लेकिन सोडियम है वो सोडियम से नीचे आने वाले सभी को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, उनकी जगह से धक्के देकर बाहर निकाल देगा। कैल्शियम है तो कैल्शियम है वो सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर बाकी सभी को डिस्प्लेस कर देगा। और इसी तरह मैग्नीशियम है या एल्यूमिनियम है, जिंक है, आयरन है, लेड है, ये सारे के सारे अपने से नीचे वाले हैं उनको क्या कर देंगे, डिस्प्लेस कर देंगे। तो ये एक रिएक्टिविटी सीरीज है, आप इसको अपने हिसाब से याद रख सकते हैं, जैसे हम याद रखते हैं वो इस तरह पे याद रखते हैं। सबसे ऊपर पोटेशियम है तो पोटेशियम को पो से लिख दिया, पो, फिर हो जाएगा सो, पो सो, फिर हो जाएगा के, फिर हो जाएगा मैं, फिर हो जाएगा एलो, और फिर ये हो जाएगा जी, और फिर ये हो जाएगा आई, ले, हाई, आई ले, हाई, फिर हो जाएगा का, म, शी और गो। इस तरह हम याद रखते हैं। पोसो, कैम, एलो, जी, आइले, हाई, काम, सी, गो। वो से पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम,
मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, आयरन के बाद हो जाएगा लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। तो पोषक क्रम एलओजी आइले हाई काम सीखो। इस तरह हम याद रखते हैं, आप अपने हिसाब से इसको याद रख सकते हैं। ये एक रिएक्टिविटी सीरीज है। अब आ जाता है कि जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो कितने टाइप की होती है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो दो टाइप की होती है, जिसमें फर्स्ट टाइप आ जाता है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक ये जो लेस रिएक्टिव है उसको जो मोर रिएक्टिव है वो हटाएगा। तो ये जो क्रिया है वो किसमें होगी, तो वो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होगी। इट इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन वेयर एन एलिमेंट रिएक्ट विद अ कंपाउंड एंड टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन दैट कंपाउंड इज कॉल्ड सिंगल डिस्प्लेसमेंट। यानी कि एक कंपाउंड है और उस कंपाउंड से दूसरा कोई एलिमेंट रिएक्शन कर रहा है। एलिमेंट कंपाउंड के साथ कंपाउंड की रिएक्शन नहीं हो रही है। एक साइड तो क्या है, तो एक साइड है आपके कंपाउंड, कंपाउंड के साथ किसी एलिमेंट की रिएक्शन होती है और वो एलिमेंट क्या करता है, इस कंपाउंड में से किसी एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। इस कंपाउंड में से किसी एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, तब उसे क्या कहा जाता है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए हम ले रहे हैं कि जिंक बीइंग मोर रिएक्टिव देन कॉपर। जिंक है वो कॉपर से क्या होता है, ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए वो क्या करता है, डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है जो कि ब्लू कलर का होता है, उससे वो जिंक क्या कर देगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा एंड फॉर्म्स अ न्यू प्रोडक्ट जिंक सल्फेट एंड कॉपर मेटल। क्या बना देगा, एक तो जिंक सल्फेट बना देगा और दूसरा क्या बना देगा, कॉपर मेटल। कॉपर मेटल किस कलर की हो जाएगी, ब्राउन कलर की। तो जो ब्लू कलर है वो ब्राउन में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जिंक है वो ज्यादा रिएक्टिव है किससे, कॉपर सल्फेट से, कॉपर से। ठीक है, जिंक किससे रिएक्टिव ज्यादा है, कॉपर से। अगर रिएक्टिविटी सीरीज देखें तो रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक है, ये जिंक यहां पर है, जिंक कॉपर से क्या है, ऊपर की साइड में। इसका मतलब है जिंक ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। सबसे कम रिएक्टिव कौन है, गोल्ड है। गोल्ड है वो सबसे कम रिएक्टिव, इसलिए प्रकृति में ये स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, प्योर कंडीशन में पाया जाता है। तो जिंक है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण जिंक क्या कर देगा, कॉपर को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देगा और क्या बना देगा, जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन कलरलेस हो जाएगा और क्या बन जाएगा, कॉपर बन जाएगा। इसी तरह अगर सिमिलरली आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव देन कॉपर, इसी तरह आयरन है वो कॉपर से क्या होता है, ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो वो क्या कर देगा, कॉपर है, कॉपर को उसके सॉल्यूशन से क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा और क्या बना देगा, आयरन सल्फेट बना देगा। तो आयरन है वो कॉपर से क्या होता है, वो अगर रिएक्टिविटी सीरीज में देखें तो ऊपर की साइड में आता है। इसका मतलब कि आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए वो कॉपर को इसके कंपाउंड से धक्के देकर निकाल देगा बाहर, इसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देगा और क्या बना देगा, आयरन सल्फेट बना देगा, फेरस सल्फेट बना देगा, जिसका सॉल्यूशन किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का, और क्या बन जाएगा, कॉपर बन जाएगा। कॉपर मेटल है वो क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में जब ब्लेड डाल देते, ब्लेड मतलब आयरन मिला देते हैं, तो इसका ब्लू कलर है वो बदल जाता है ग्रीन में। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कॉपर सल्फेट से कॉपर है उसको आयरन क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। अगली आ जाती है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि किसी कंपाउंड में से जो एलिमेंट है वो एक कंपाउंड है, जैसे एक कंपाउंड के साथ दूसरा कंपाउंड है वो रिएक्शन कर रहा है, तो इन दोनों कंपाउंड के जो एलिमेंट है आपस में जगह को क्या कर दे, एक्सचेंज कर ले, तब उसे क्या कहा जाता है, तब उसे कहा जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट। ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए ए और बी है वो एक बेंच के ऊपर बैठे हैं और दूसरी बेंच के ऊपर क्या कौन बैठा है, तो सी और डी दूसरी बेंच पे बैठे हैं। अब क्या करें कि बी और सी है वो एक दूसरे की जगह है उसको एक्सचेंज कर ले, बी की जगह सी की जगह बी आ जाए और बी की जगह कौन आ जाए, बी की जगह है वो सी आ जाए। तो अब जब ये दोनों अपनी जगह चेंज कर लेंगे, बेंच के ऊपर जगह चेंज कर लेंगे, तो क्या बन जाएगा, जगह चेंज करने पर बन जाएगा ये ए सी
प्लस बी डी। अब भाई ए सी के साथ बैठा है और बी डी के साथ बैठा है, यानी कि दो यहाँ पर बी और सी ने अपनी जगह है वो एक्सचेंज कर ली, तो इस टाइप की रिएक्शन होगी, उसको हम क्या कहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। The reaction in which two different ions or group of atom in the reaction molecules are displaced by each other is called double displacement reaction। आपस में जब जो वो जगह एक्सचेंज कर लेते हैं तब उसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। It is also called precipitation reaction। इसको precipitation reaction भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस रिएक्शन के फलस्वरूप क्या बनता है, प्रेसिपिटेट बनता है। इस रिएक्शन जब ये रिएक्शन कंप्लीट होती है तब क्या बनता है, प्रेसिपिटेट बनता है, इसलिए इस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी कहा जाता है। प्रेसिपिटेशन है वो इनसॉल्युबल सॉलिड होता है जिसका फॉर्मेशन होता है इस सॉल्यूशन के दौरान। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ऑन एडिंग सोडियम, इसका एग्जांपल ले लेते हैं डबल डिस्प्ले। ऑन एडिंग सोडियम सल्फेट टू बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट है Na2SO4 है, इसका रिएक्शन हम जब बेरियम क्लोराइड के साथ करवाते हैं तो अ कर्डी व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट एंड अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड आर फॉर्म। तो एक सोडियम क्लोराइड का तो बन जाता है सॉल्यूशन और बेरियम सल्फेट का क्या बन जाता है, प्रेसिपिटेट। अब होता क्या है कि इसमें सोडियम और बेरियम है वो एक दूसरे की जगह है उसको एक्सचेंज कर लेते हैं, यानी कि सोडियम की जगह बेरियम आ जाता है और बेरियम की जगह कौन आ जाता है, सोडियम। दोनों ने अपनी जगह को एक्सचेंज कर लिया है, तब इसको हम क्या कहेंगे, डबल डिस्प्ले। नेक्स्ट रिएक्शन आ जाती है वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक दूसरे की ऑपोजिट होती है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट रिएक्शन है। क्या होता है इसमें, तो पहले ले लेते हैं हम इसमें से ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसे कहते हैं, ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन है वो किसी सब्सटेंस के साथ ऐड हो रही हो, यानी कि जब किसी रिएक्टेंट के साथ ऑक्सीजन है वो जुड़ती है, ऑक्सीजन ऐड होती है, तब उसे क्या कहा जाता है, ऑक्सीडेशन। या फिर हम कहेंगे कि किसी भी रिएक्टेंट के साथ से इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकलता है, किसी भी सब्सटेंस से अगर इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकलता है तब भी उसे क्या कहा जाता है, ऑक्सीडेशन कहा जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए आपके Fe था, Fe एक एलिमेंट था और इससे कुछ इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकले और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के ये क्या बन गया है, Fe+2 बन गया, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर की तरफ निकल गए हैं। तो दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं तब उसे क्या कहा जाता है, ऑक्सीडेशन। और जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं तो पॉजिटिव चार्ज है उसमें वृद्धि होती है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है। जैसे Fe पर चार्ज कितना था, 0, और Fe के बाद जब दो इलेक्ट्रॉन बाहर गए तो कितना हो गया, +2, यानी कि पॉजिटिव चार्ज है वो इंक्रीज हुआ है। जब भी पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता है तब भी उसे क्या कहा जाता है, ऑक्सीडेशन। या फिर द प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस लूजेज हाइड्रोजन, या फिर कोई भी सब्सटेंस है उससे हाइड्रोजन है वो बाहर निकल रहा है तब भी उसे क्या कहा जाता है, ऑक्सीडेशन। जैसे एग्जांपल देख लो, ये कॉपर था और कॉपर के साथ जब ऑक्सीजन जुड़ जाती है तो बन जाता है कॉपर ऑक्साइड। कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है तब इसे क्या कहा जाएगा, कॉपर ऑक्साइड, और ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन के साथ साथ ये एक सिंथेसिस या कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है। यहाँ पर देखो 2H2S, यहाँ पर हाइड्रोजन है इसके साथ में, जैसे ही इधर गया तो इससे हाइड्रोजन है वो अलग हो गया, हाइड्रोजन बाहर निकलना भी क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। यहाँ जिंक था और जिंक के बाद जिंक से दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले और जिंक क्या बन गया, जिंक+2, दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना भी क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा रिडक्शन। तो रिडक्शन किसे कहते हैं, द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज रिमूव्ड फ्रॉम अ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस से अगर ऑक्सीजन बाहर की तरफ निकलती है तब उसे क्या कहा जाता है, रिडक्शन। या फिर किसी भी सब्सटेंस के साथ अगर हाइड्रोजन जुड़ रही है, द प्रोसेस इन विच हाइड्रोजन इज एडेड टू अ सब्सटेंस, तब भी उसे क्या कहा जाता है, रिडक्शन। या
द प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस गेन्स इलेक्ट्रॉन, या फिर कोई भी सब्सटेंस है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तब भी वहां क्या होता है, रिडक्शन। जैसे एग्जांपल के लिए क्लोरीन, क्लोरीन है, इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन है, इस एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया और एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने पर क्या बन गया है, तो क्लोरीन माइनस बन गया है। क्लोरीन क्या बन गया है, माइनस बन गया है, यानी कि क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया और क्लोरीन माइनस बन गया है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा रिडक्शन। जब भी कोई एटम है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, और इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर निकलता है तब उस पर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। अभी देखो क्लोरीन है, क्लोरीन के ऊपर चार्ज कितना है, 0, और अभी कितना हो गया, -1, यानी कि यहाँ पर जो माइनस चार्ज है उसमें क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। जो माइनस चार्ज है उसमें इंक्रीज होता है, उसमें बढ़ोतरी होती है, तब उसे हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल देख लो, 2KClO3 था, इसके साथ ऑक्सीजन थी और इधर जाते हुए KCl के साथ से ऑक्सीजन है वो बाहर निकल गई, ऑक्सीजन का बाहर निकलना क्या कहलाता है, रिडक्शन। या हाइड्रोजन का जो सोडियम है, सोडियम के साथ हाइड्रोजन जुड़ के सोडियम हाइड्राइड बन गया है, तो हाइड्रोजन का जुड़ना भी क्या कहलाता है, रिडक्शन। या जिंक था, जिंक +2 था और इसके साथ जब 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ गए तो क्या बन गया, जिंक, यानी कि पॉजिटिव चार्ज में क्या हो रही है, कमी। यहाँ +2 था और यहाँ पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया, 0। जब भी नेगेटिव चार्ज में बढ़ोतरी होती है और पॉजिटिव चार्ज में कमी होती है वहां रिडक्शन होता है। या इलेक्ट्रॉन है वो गेन कर रहा है, ये जिंक इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो वहां पर क्या होगा, रिडक्शन होगा। देख लेते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो ऑक्सीजन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। फिर है कि ऑक्सीडेशन में इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें वो इंक्रीज होती है, जबकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होती है, डिक्रीज। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है वो जुड़ती है, जबकि रिडक्शन में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन निकलती है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन निकलता है, जबकि रिडक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन जुड़ता है। तो ये हो जाएगा डिफरेंस। कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, या फिर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है। इधर भी देख ले तो डिक्री यहाँ पर हो जाएगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। H2 + Cl2 के साथ H जुड़ा है तो बन गया HCl। यहाँ पर CO2 था, ऑक्सीजन बाहर निकल गई, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया। या क्लोरीन था, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया और क्लोरीन माइनस बन गया, तो यहाँ पर कौन सी रिएक्शन हो गई, रिडक्शन। तो ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बीच में क्या हो गया, डिफरेंस। अब आ जाता है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन ऐसी रिएक्शन को कहते हैं जिसमें दोनों काम साथ साथ हो, यानी कि ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो। ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ हो उसे हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। दोज रिएक्शंस in which oxidation and reduction take place simultaneously are called redox reaction। रेड मतलब रिडक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है उसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ साथ होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए इन द फॉलोइंग रिएक्शन, इस जो नीचे दी गई रिएक्शन है इसमें कॉपर ऑक्साइड है वो ऑक्सीजन को लूज करता है एंड इज बीइंग रिड्यूस, उसका रिडक्शन होता है। वेयरएज ऑक्सीजन इज एडेड टू हाइड्रोजन एंड इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन है वो जुड़ जाती है, इसका मतलब है कि वहां पर हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। देखो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हमेशा किसका होगा, तो वो होगा रिएक्टेंट का। रिएक्टेंट में जो है जैसे यहाँ कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर ऑक्सीजन अलग हो गया और क्या बन गया है, कॉपर बन गया है। तो यहाँ पर क्या हो गया है, यहाँ पर रिडक्शन हुआ है किसका, कॉपर ऑक्साइड का, न कि कॉपर का। अगर कर लिया जाए कि कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, गलत है, कॉपर ऑक्साइड का क्या होगा, रिडक्शन। यहाँ पर हाइड्रोजन था और इधर जाने पर हाइड्रोजन के साथ क्या जुड़ गई है, ऑक्सीजन। जब किसी के साथ ऑक्सीजन जुड़ती है तब उसे क्या कहा जाता है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर वाटर का ऑक्सीडेशन हुआ है, नहीं वाटर का नहीं हुआ, यहाँ पर किसका हुआ है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ है। वाटर का ऑक्सीडेशन नहीं हुआ, यहाँ पर किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन
हुआ है। कुछ और एग्जांपल देख लो, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल के क्या बन गया है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन निकली है, इसका मतलब रिडक्शन हो गया है। या हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई है इधर और इधर जुड़ गई, तो हाइड्रोजन का क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन, और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो गया है, रिडक्शन। यहाँ कॉपर ऑक्साइड था, उसके साथ मैग्नीशियम था, और यहां पर कॉपर ऑक्साइड से इधर जाने पर कॉपर बन गया है, यानी कि ऑक्सीजन अलग हो गई है, तो कॉपर ऑक्साइड का तो हो गया है रिडक्शन। जबकि मैग्नीशियम था इधर और इधर मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया है, तो मैग्नीशियम का क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन हो गया। यहां पर Fe2O3 था और इधर जाते ही क्या बन गया, Fe, यानी कि यहां से Fe2O3 आयरन ऑक्साइड से आयरन बन गया है, आयरन ऑक्साइड का क्या हो गया है, रिडक्शन। जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड था और उसमें ऑक्सीजन जुड़ते ही क्या बन गया है, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड बन गया है, इसका मतलब है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीडेशन हो गया है। तो यहां पर आयरन ऑक्साइड का रिडक्शन और कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या हो गया है, कार्बन मोनोऑक्साइड का हो गया ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट आ जाती है वो है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। थोड़ा थोड़ा इसके बारे में प्रीवियस बात की थी। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है ऐसी रिएक्शन जिसके कंप्लीट होने पर हमारे हीट प्रोड्यूस होती हो, हमें गर्मी मिलती हो, हीट निकलती हो बाहर की तरफ, तब उसे कहा जाता है एक्सोथर्मिक। और ऐसी रिएक्शन जिसको कंप्लीट कराने के लिए अपने को हीट देनी पड़ती है, उसे एनर्जी देनी पड़ती है, उसे क्या कहा जाता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो पहली हो जाएगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। The reaction which are accompanied by the evolution of heat are called exothermic reaction। ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट है वो बाहर निकलती हो उसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है जिससे हीट या एनर्जी बाहर निकलती है। रेस्पिरेशन में क्या होता है, तो रेस्पिरेशन में जो ग्लूकोज है C6H12O6 है, ये ग्लूकोज है ऑक्सीजन, हालांकि रेस्पिरेशन में भी क्या है, ऑक्सीजन यहां पर जुड़ रही है, ऐड हो रही है, बन क्या रहा है, तो बन रहा है 6CO2 प्लस के 6H2O और प्लस के क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है। और एनर्जी निकलती है तो इसका मतलब है कि ये कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। द डीकंपोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर कंपोस्ट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर वेजिटेबल मैटर है या फिर जो बायोडिग्रेडेबल मैटर्स होते हैं वो डीकंपोज होते हैं, तभी वो कैसी रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। कुछ और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल देख लो। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस को जलाते हो यानी कि CH4, नेचुरल गैस में क्या होता है, मेथेन होता है, CH4 होता है। जब इसको जलाया जाता है तब भी क्या प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, तो ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तब भी क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है और क्या प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, अर्थात ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। दूसरी आ जाती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसको कंप्लीट करवाने के लिए या जिस रिएक्शन को होने के लिए हीट है वो देनी पड़ती है, एनर्जी देनी पड़ती है, उसे क्या कहा जाता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। द रिएक्शन विच ऑक्यूर बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट या एनर्जी, हीट या एनर्जी आइदर इन द फॉर्म ऑफ लाइट और इलेक्ट्रिसिटी, या लाइट के फॉर्म में हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म हो सकती है, आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। फोटोसिंथेसिस इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस कैसा प्रोसेस होता है, एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है जिसमें 6CO2 प्लस के 12H2O मिलकर क्या बना देते हैं, C6H12O6। ये कार्बोहाइड्रेट है जिसको ग्लूकोज या फिर स्टार्च भी कहते हैं, और क्या बन जाएगी 6O2 प्लस के 6H2O। तो ये जो प्रोसेस है वो कैसा कहलाएगा, एंडोथर्मिक। या फिर अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड है, उसमें जब हीट देते हैं तब ये किसमें ब्रेक डाउन हो जाता है, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, तो ये भी कैसी हो जाएगी, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। ऑक्सीडेशन रिएक्शन है उसका एवरीडे लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ता है, तो सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ता है वो क्या होता है,
कोरोजन। सबसे बड़ा जो इफेक्ट पड़ता है वो क्या है? कोरोजन है। कोरोजन में क्या होता है? द फिनोमेन ड्यू टू विच मैटर आर स्लोली ईटन अवे बाय द रिएक्शन ऑफ एयर, वाटर एंड केमिकल्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड कोरोजन। क्या होता है कि कुछ केमिकल और एयर और वाटर है जो कि एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो मेटल के साथ रिएक्शन कर लेते हैं, जिसके कारण मेटल है वो धीरे धीरे खत्म होने लग जाती है या फिर टूटने लग जाती है, क्षरण होने लग जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? कोरोजन कहते हैं। एग्जाम्पल है जैसे आयरन के ऊपर कोरोजन सबसे ज्यादा होता है, जिसको आयरन रस्टिंग भी कहते हैं। आयरन आर्टिकल आर साइनी व्हेन न्यू, आयरन के आर्टिकल जब नए होते हैं तो वो साइनी होते हैं, बट गेट कोटेड विथ रेडिश ब्राउन पाउडर व्हेन लेफ्ट फॉर सम टाइम। कुछ टाइम के लिए उनको छोड़ा जाता है तो वो रेडिश ब्राउन पाउडर में पाउडर से कोट हो जाते हैं, क्योंकि आयरन को क्या लग जाती है? रस्ट लग जाती है। द प्रोसेस इज कॉमनली नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। द ब्लैक कोटिंग ऑन अ सिल्वर एंड द ग्रीन कोटिंग ऑन अ कॉपर आर द अदर एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। अगर हम सिल्वर है उसको सल्फर डाइऑक्साइड वाले एनवायरमेंट में छोड़ेंगे तो सिल्वर सल्फाइड बन जाएगा, जिसके कारण सिल्वर के ऊपर ब्लैक कोटिंग आ जाएगी। अगर कॉपर को आप कुछ देर खुला छोड़ोगे तो कॉपर के ऊपर क्या होगा? कॉपर है वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके कॉपर कार्बोनेट बना लेगा, और कॉपर कार्बोनेट के कारण ग्रीन कोटिंग आ जाएगी कॉपर के ऊपर। किसी हाथ में कॉपर का जब कड़ा पहना होता है तो वो उस कड़े के कारण हाथ के ऊपर भी ग्रीन पट्टी जम जाती है, वो भी किसके कारण होती है? कोरोजन के कारण होती है। अब है कि कोरोजन का इफेक्ट क्या होता है? कोरोजन कॉजेज डैमेज टू कार बॉडी, जो कि अगर मेटल की बनी हुई है तो उनको ये डैमेज कर देता है। ब्रिज, आयरन रेलिंग, शेप्स एंड ऑल ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ मेटल से बने हुए जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं उनको कोरोजन है वो बुरी तरह से प्रभावित करता है। स्पेशली दोज विच आर मेड आयरन, और स्पेशली जो कि आयरन से बने हुए हैं उनको तो ये भयंकर ही प्रभावित करता है। तो हम कैसे रोक सकते हैं कोरोजन को? पेंटिंग करके रोक सकते हैं। जब मेटल है उनको पेंट कर देते हैं तो मेटल है वो एनवायरमेंट के अंदर वाटर है या कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड, उनका डायरेक्ट कांटेक्ट खत्म हो जाएगा। या गैल्वेनाइजेशन, जो आयरन है उसको बचाने का तरीका होता है, जिसमें आयरन के ऊपर जिंक की लेयर चढ़ाई जाती है। या फिर एलोइंग मतलब मिश्र धातुएं बढ़ाकर दो धातुओं को मिक्स करके भी बढ़ा सकते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग या फिर एनोडाइजेशन है वो किसके लिए किया जाता है? तो वो एल्यूमिनियम के लिए किया जाता है। या कैथोडिक प्रोटेक्शन है या इनेबलिंग है, ये जो वेज है ये कोरोजन को क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं। इस तरह हम मेटल है उनको कोरोजन से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी किसमें होती है? जो तेल या घी से बनी हुई जो वस्तुएं होती है, जो चीजें जिनमें तेल या घी हो, तो वो अगर ज्यादा कांटेक्ट में आ जाए ह्यूमिडिटी के, तो ह्यूमिडिटी में जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन प्लस जो वाटर है उससे रिएक्शन कर लेती है। रिएक्शन करने के कारण तेल या घी से बनी हुई जो वस्तुएं होती है उनकी स्मेल और उनका टेस्ट है वो चेंज हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रेंसिडिटी कहते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट। ऑयल और जो फैट है विच आर वोलाटाइल इन नेचर प्रेजेंट इन द फूड मटेरियल रिजल्टिंग इन द चेंज ऑफ स्मेल एंड टेस्ट इन देम। क्या होता है कि ऑयल और फैट है वो ऑक्सीडाइज हो जाती है, और ऑक्सीडाइज होने के कारण क्या हो जाता है? उनकी स्मेल और टेस्ट है वो चेंज हो जाता है। द मेथड्स टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। रेंसिडिटी रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखो कई बार क्या होता है कि जैसे सर्दियों के मौसम में जो लड्डू वगैरह बनाए जाते हैं, घी के लड्डू बने हुए हैं, तो अगर उन लड्डू को हम भीगे हाथ से नहीं लेंगे या फिर एयर टाइट कंटेनर में नहीं रखेंगे तो क्या होगा कि उनकी टेस्ट और उनकी स्मेल है वो चेंज हो जाएगी। चेंज क्यों हो जाएगी? क्योंकि उनका क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं? कीप फूड मटेरियल इन एयर टाइट कंटेनर। फूड मटेरियल उनको किसमें रख सकते हैं? एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं। रेफ्रिजरेशन ऑफ कुक्ड फूड एट लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पर रखने पर क्या है कि ऑक्सीडेशन की रिएक्शन नहीं हो पाती, और रिएक्शन नहीं हो पाती तो वो क्या रहते हैं? प्रोटेक्ट। पैकिंग ऑफ फूड आइटम लाइक पोटैटो वेफर्स etc इन पैकेट कंटेनिंग नाइट्रोजन गैस इंस्टेड ऑफ एयर। एयर की जगह जो
चिप्स के पैकेट होते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस भरी रहती है। नाइट्रोजन गैस भरने के कारण क्या होता है कि उसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं होती। अवॉइड कीपिंग द कुक्ड फूड एंड फूड मटेरियल इन डायरेक्ट सनलाइट, और जो कुक्ड फूड है या फूड मटेरियल है उनको हम डायरेक्ट सनलाइट है उसमें नहीं रखें तो भी ऑक्सीडेशन है वो क्या होगा, कम होगा या नहीं होगा। इस तरह फूड मटेरियल है वो क्या रहेंगे, प्रोटेक्ट रहेंगे। तो ये प्रिवेंटिव मेजर्स है कुछ। यूजिंग इनर्ट गैसेज इन पैकेजिंग, यानी कि नाइट्रोजन गैस है उसका यूज किया जा सकता है। यूजिंग ऑक्सीजन स्कैवेंजर्स, या फिर रेफ्रिजरेशन या स्टोरिंग इन अ डार्क पैलेस, यानी कि डायरेक्ट लाइट के कांटेक्ट में नहीं रखे डार्क पैलेस में स्टोर कर सकते हैं। यूजिंग एयर टाइट कंटेनर, एयर टाइट कंटेनर का यूज करके, या वैक्यूम पैकेजिंग, या यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट का यूज करते हुए भी हम है वो रेंसिडिटी है उसको प्रिवेंट